हाँ संजू जी, इसमें वो नहीं आ रहा है अभी भी। एन इंडेक्स 263 आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया, चैट आ गया आ गया। अब शुरू कर दीजिए। क्या मैं लाइव? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। क्या मैं लाइव हूँ? माई ऑडियो एंड वीडियो इज विजिबल? चलिए, बहुत बढ़िया। आइए दोस्तों, आज थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ था, सुबह से फीवर है, लेकिन ये था कि क्लास लेनी है। चलिए बढ़िया, तो इसलिए मैं लाइव आया हूँ आपके साथ जुड़ने के लिए। तो दोस्तों, कल हम लोग बात कर रहे थे इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के ऊपर। आज उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, क्योंकि मैंने आपको कल भी कहा था कि 1-2 दिन लेक्चर जो रहेगा वो थोड़ा बेसिक बातों पे रहेगा, क्योंकि जब तक हमको बेसिक टर्मिनोलॉजी या बेसिक बातें पता नहीं होती, यानी कि जो आधार है, आधारभूत संकल्पना है, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर पता नहीं होते, तो हमको ये नहीं पता होता कि हम क्या लिखें, क्या करें, कहाँ पर कौन शब्दावली का प्रयोग करें, कई बार कौन शब्दावली का प्रयोग करें। आप जैसे देखते होंगे, कई बार आप शब्द मैगजीन में पढ़ते होंगे, न्यूज में सुनते होंगे कि इस देश के साथ भारत के एक नेचुरल अलाई है, प्राकृतिक मित्र है। कई बार आप सुनते होंगे कि ये सहभागी हैं, पार्टनर हैं। कभी आपको मित्र शब्द का प्रयोग नहीं मिलता होगा, सहभागी सुनता होगा, मिलता होगा, सुनने को मिलता होगा। कई बार आप ये देखते होंगे कि भारत के इस देश के साथ सामरिक संबंध बहुत मजबूत है, यानी कि जो स्ट्रेटेजिक रिलेशन है वो बहुत स्ट्रांग है। कई बार आप सुनते होंगे कि नहीं, स्ट्रेटेजिक रिलेशन मजबूत नहीं है, बल्कि आर्थिक संबंध, इकोनॉमिकल संबंध मजबूत है। तो मन में क्वेश्चन ये उठता होगा, कई बार आप सुपर पावर वर्ड सुनते होंगे, ग्रेटर पावर वर्ड सुनते होंगे। आजकल एक वर्ड और भी है, स्मार्ट पावर, हार्ड पावर, और आपका क्या, एक सॉफ्ट पावर, सॉफ्ट स्टेट। तो ये कई सारी सी टर्मिनोलॉजी हैं जिनके बगैर आईआर के उत्तर को लिखना, यानी कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में प्रश्नों के उत्तर लिखना जो है वो थोड़ा सा सही नहीं होता। और अगर हम सही शब्द का चयन सही जगह नहीं करेंगे तो हमारी बात क्या होगी, वो सही तरीके से पहुंच नहीं पाती है। तो मैं हमेशा स्टूडेंट से यही कहता हूं कि हर सब्जेक्ट की एक बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है, जो मैं कल भी बात कर रहा था कि एक टेक्निकल वर्ड होते हैं, एक शब्दावली होती है, उसका पता होना क्या बहुत जरूरी होता है। अब जैसे हम शुरुआत करते हैं, जैसे मैंने कल कहा था कि अंतरराष्ट्रीय संबंध क्या है, कि दो या दो से अधिक नेशन स्टेट के बीच में, यानी कि राष्ट्र राज्य के बीच में, या किसी देश के अलावा किसी अन्य देश के साथ, या किसी संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन के साथ बनने वाला जो रिलेशन है, संबंध है। अब उन संबंधों के बहुत सारे डायमेंशन हो सकते हैं, आयाम हो सकते हैं। हो सकता है कि दो देशों के बीच में एक स्ट्रेटेजिक रिलेशन बने, जिसको हम सामरिक संबंध बोलते हैं। हो सकता है दो देशों के बीच में आपको मिलिट्री रिलेशन, सैन्य संबंध देखने को मिले। हो सकता है दो देशों के बीच में आपको आर्थिक संबंध, इकोनॉमिकल रिलेशंस देखने को मिले। हो सकता है दो देशों के बीच में आपको राजनीतिक, पॉलिटिकल एंड कल्चर एंड सोशल रिलेशंस देखने को मिले। यह भी हो सकता है कि कुछ देशों के साथ आपको सारे संबंध देखने को मिले, और हो सकता है कि इसी स्पेसिफिक एरिया में आपको क्या देखने को मिले, किसी खास क्षेत्र में या खास डायमेंशन में, खास आयाम में संबंध देखने को मिले। जैसे मैं बात करूं, आज अमेरिका के साथ हमारे स्ट्रेटेजिक रिलेशन है, मिलिट्री रिलेशन है, इकोनॉमिकल रिलेशन है, कल्चर रिलेशन है, यानी कि हम देखें तो सारे रिलेशन ही आज आपको अमेरिका के साथ देखने को मिलेंगे। लेकिन वही हम देखें, जब चीन को देखते हैं तो चीन के साथ हमारे क्या है, इकोनॉमिकल रिलेशन आपको देखने को मिल जाएंगे, आर्थिक संबंध है, लेकिन सामरिक संबंध कुछ भी नहीं है, मिलिट्री रिलेशन कुछ भी नहीं है। यही हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह का हमारा कोई भी स्ट्रेटेजिक रिलेशन नहीं है।
वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं जिनके साथ हमारे स्ट्रेटेजिक रिलेशन है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की बात करें, जापान की बात करें, तो थोड़ा सा ये बात आपको देखनी पड़ेगी कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन में जब कोई देश अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाता है, फॉरेन पॉलिसी के अकॉर्डिंग दुनिया के देशों के साथ इंटरेक्शन करता है। और इंटरेक्शन कैसा होता है, या तो वो लोग हमारे यहां पर आए या हम उनके यहां पर जाएं। जैसे हमारे जो विदेश मंत्री हैं यानी कि हमारे जो जयशंकर जी हैं, फॉरेन एक्सचेंज मिनिस्टर जो हैं, वो रशिया गए हुए हैं, पूरा लाव लश्कर के साथ गए हुए हैं। तो सोचने की बात यह है कि हम पढ़ते हैं कि फलाना डील हुई, फलाना समझौते हुए, ये बहुत ज्यादा जरूरी नहीं होता कि क्या क्या समझौते हुए। फोकस ये करना है कि रूस के बीच में और भारत के बीच में जो समझौते हुए हैं वो स्ट्रेटेजिक डायमेंशन के हैं, स्ट्रेटेजिक रूप के हैं, यानी कि सामरिक प्रकार के हैं, या आर्थिक प्रकार के हुए हैं, या राजनीतिक प्रकार के हुए हैं। तो अगर आप इन बातों को समझ जाएंगे तो करंट का बहुत ज्यादा ज्ञान ना भी हो कि कौन कौन सी डील हुई तो भी बात बन जाएगी। आप ये लिख सकते हैं कि अभी हाल ही में कुछ समझौते के माध्यम से भारत ने रशिया के साथ अपने सामरिक संबंधों को और अधिक क्या किया, मजबूत किया है। यानी कि हम दोनों देशों के बीच में जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है या स्ट्रेटेजिक जो रिलेशन है उनमें और ज्यादा क्या की गई है, उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने का प्रयास भारत और रशिया के द्वारा किया गया है। तो कहने का मतलब यह है कि आपको थोड़ा सा लेकिन ये देखना पड़ेगा कि कहां पर स्ट्रेटेजिक रिलेशन है, कहां पर इकोनॉमिक रिलेशन है, कहां पर ये है। अभी मैंने 3 शब्द और यूज किया, पार्टनर, मित्र और एक प्राकृतिक मित्र। प्राकृतिक मित्र यानी नेचुरल अलाई, और हम सिंपल बोल रहे हैं तो अलाई कंट्री, मित्र को बोल देते हैं अलाई कंट्री। और इसके अलावा हम लोग बोलते हैं पार्टनर। पार्टनर यानी कि सहयोगी। सहयोगी किसी एक खास क्षेत्र में हो सकता है, एक स्पेसिफिक एरिया में हो सकता है। हमारा ठीक है उससे सहयोग है, आर्थिक रूप से सहयोग या किसी खास क्षेत्र में सहयोग है। लेकिन जब हम मित्र की बात करते हैं तो मित्र बहुत ही आयामी हो जाता है। लेकिन जब हम प्राकृतिक मित्र की बात करते हैं तो वो और भी बड़ा डायमेंशन के साथ में कुछ और चीजें इसमें क्या हो जाती है, मर्ज हो जाती हैं। ये भी हम समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन पहले हम समझें कि जब मैं कहता हूं कि दो देशों के बीच में स्ट्रेटेजिक रिलेशन यानी कि सामरिक संबंध, और मैंने कल भी कहा था कि कुछ शब्दों को बच्चों आप लोग हिंदी और इंग्लिश करने का प्रयास नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, कई शब्द को आप इंग्लिश में ही पढ़ेंगे, ना कि आप हिंदी में पढ़ेंगे। कुछ वर्ड का, जैसे हम बोले कि भारत की विदेश नीति अभी क्या है, प्रैग्मेटिव है। तो प्रैग्मेटिव का मतलब क्या होता है कि रियलिज्म और आइडियलिज्म दोनों को लेकर चल रही है, यानी कि यथार्थवाद और आदर्शवाद। प्रैग्मेटिव को अगर हिंदी का शब्द यूज किया गया तो व्यवहारिक, लेकिन व्यवहारिक बात थोड़ा सा एक सही हिंदी अनुवाद नहीं है। तो प्रैग्मेटिव का मैंने भी कई बार सर्च किया तो व्यवहारिक का तो बहुत सारे अलग अलग अंतर निकल जाते हैं, बहुत सारे अर्थ निकल जाते हैं। प्रैग्मेटिव का अर्थ प्रैग्मेटिव ही रखिए, मैं अभी बताऊंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्रैग्मेटिव, तो आप समझ पाएंगे कि किस प्रकार से भारत की विदेश नीति आज काम कर रही है। तो मैंने जैसे कहा कि आपका अंतरराष्ट्रीय संबंधों में कि स्ट्रेटेजिक रिलेशन होगा। दोस्तों मेरी ऑडियो सही है, ऑडियो क्लियर आ रहा है? आज मैं आपके सबके पढ़ पा रहा हूं जो आप लोग लिख रहे हैं, तो कोई इश्यू नहीं, मैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दूंगा। और जैसे कोई आप ईयू के बारे में पूछ रहे हैं, मैं सब चर्चा आपसे करूंगा, सब बातें आपको बताऊंगा। सही है? चलिए, और ऑडियो के कल थोड़ा बता रहे थे कि थोड़ा कल ऑडियो में भारीपन था, थोड़ा तेज थी, तो मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि ऐसा तो कोई इश्यू आज नहीं है, क्लियर आ रहा है ना वो इसमें? चलिए, तो मैंने कहा दोस्तों आपका सामरिक संबंध यानी कि स्ट्रेटेजिक रिलेशन। जब हम स्ट्रेटेजिक रिलेशन की बात करते हैं तो जितने भी संबंध, हम चाहे वो राजनीतिक संबंधों की बात करें, चाहे आर्थिक संबंधों की बात करें, चाहे आपके हम बात करें किसकी, आपके सामाजिक सांस्कृतिक सभी संबंधों की बात करें, सैन्य संबंधों की बात करें, सबसे महत्वपूर्ण या सबसे व्यापक जो है वो क्या होता है दोस्तों, आपका सामरिक संबंध होता है। सामरिक संबंध यानी कि स्ट्रेटेजिक रिलेशन। जब हम स्ट्रेटेजिक रिलेशन की बात करते हैं, सामरिक संबंध, तो सामरिक संबंध में क्या क्या आता है? हम सामरिक संबंध की अगर बात करते हैं क्या क्या आएगा, तो उसमें हम कह सकते हैं कि दो देशों के बीच में जो डिफेंस
डिफेंस कोऑपरेशन है यानी कि सैन्य संबंध जो है वो भी इसके अंदर आएंगे। जब हम सामरिक संबंधों की बात करें तो कूटनीतिक या राजनयिक या डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो हैं वो भी इसके अंदर आएंगे। जब हम सामरिक संबंधों की बात करें तो सामरिक संबंधों में इकोनॉमिकल रिलेशंस, पॉलिटिकल रिलेशन, सोशल रिलेशन एंड कल्चर रिलेशन, ये सारे के सारे दोस्तों के रिलेशन के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, चाहे सिक्योरिटी रिलेशन क्यों ना हो। तो बड़ा व्यापक दायरा क्या होता है कि आपका स्ट्रेटेजिक रिलेशन के अंदर होता है। हम कैसे देखते हैं कि दो देशों के बीच में स्ट्रेटेजिक रिलेशन होगा, वो भी इसके अंदर आएंगे। जैसे भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि स्ट्रेटेजिक रिलेशन, तो जब मैं ये स्ट्रेटेजिक रिलेशन की दोस्तों बात कर रहा हूँ, पॉलिटिकल रिलेशन, सोशल रिलेशन एंड कल्चर रिलेशन, ये सारे के सारे दोस्तों के रिलेशन के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, चाहे सिक्योरिटी रिलेशन क्यों ना हो। तो बड़ा व्यापक दायरा क्या होता है कि आपका स्ट्रेटेजिक रिलेशन के अंदर होता है। हम कैसे देखते हैं कि दो देशों के बीच में स्ट्रेटेजिक रिलेशन होगा, वो भी इसके अंदर आएंगे। जैसे भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि स्ट्रेटेजिक रिलेशन, तो जब मैं ये स्ट्रेटेजिक रिलेशन की दोस्तों बात कर रहा हूँ, सॉरी, तो मैंने कहा, जैसे मैंने कहा कि दो देशों के बीच में आपके स्ट्रेटेजिक रिलेशन, सामरिक संबंध, तो मुझे जो पीपीटी आप मेरे बैक में देख रहे हैं इसको आपको तनाव नहीं लेना है, ये मैं पूरा आपको दे दूंगा, तो आपको कोई इश्यू नहीं होगा। जो मैं बता रहा हूँ वो आपके मिल जाएगा, तो वो कोई इश्यू नहीं होगा। थोड़ा सा लाइटिंग का इश्यू है, वो कल हम लोग ठीक कर लेंगे। तो मैंने कहा, जैसे मैंने कहा कि दो देशों के बीच में आपके स्ट्रेटेजिक रिलेशन, सामरिक संबंध, मुझे जो पीपीटी आप मेरे बैक में देख रहे हैं उसको आपको तनाव नहीं लेना है, ये मैं पूरा आपको दे दूंगा, तो आपको कोई इश्यू नहीं। अब ठीक है बच्चों, बता रहा हूँ वो आपके मिल जाएगा, तो वो कोई इश्यू नहीं होगा। थोड़ा सा लाइटिंग का इश्यू, अब सुनिए एक बार आप ठीक है ठीक कर लेंगे। पुराना साउंड रिपीट हो रहा है। हाँ, अब नहीं आएगा, कोई इशू नहीं, सॉरी इसके लिए थोड़ा सा हो जाता है। एक्चुअली क्या है ना कि आपके साथ पहली बार जुड़ रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा सा इशू, लेकिन एक दो दिन में सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कोई इशू नहीं होगा। एक दो दिन में सब चीजें हमारी परफेक्ट हो जाएंगी। अब तो क्लियर है ना, अब ठीक है ना। चलिए, तो मैं कह रहा था बच्चों आपको सामरिक संबंध, तो जब हम लोग आपस में देखते हैं कि दो देशों के बीच में एक स्ट्रेटेजिक रिलेशन है, देखिए बात को समझिएगा, आवाज आपको क्लियर आ रही है तो सुनिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा बेटा। अब तो ठीक है ना, अब जी अब तो ठीक आ रही है आवाज। चलिए, तो मैंने कहा दो देशों के बीच में, जब मैंने कहा कि सारे रिलेशंस के अंदर क्या होते हैं, ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व हो जाते हैं या उसमें मर्ज हो जाते हैं, तो वही बात मैं बोल रहा हूं कि जब हम दो देशों के बीच में बात करेंगे कि दो देशों के बीच में स्ट्रेटेजिक रिलेशन है, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, उनके बीच में मिलिट्री रिलेशंस आपको देखने को मिलेगा, यानी कि सैनिक संबंध देखने को मिलेंगे। आपको दोनों देशों के बीच में टेक्नोलॉजी का सपोर्ट देखने को मिलेगा, इंफॉर्मेशन का, यानी कि आपका सूचनाओं का आपको इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। टेररिज्म के मुद्दे पर, इस प्रकार के मुद्दे पर दोनों आपको क्या होंगे, साथ मिलकर लड़ते हुए दिखाई देंगे। जब आप देखें तो मैरीटाइम सिक्योरिटी यानी कि समुद्री सुरक्षा को लेकर आप देखेंगे तो दोनों देश आपको साथ में मिलकर क्या होगा, उसकी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध दिखाई देंगे। चलिए, तो मैंने कहा कि सामरिक संबंधों की जब हम बात करें तो जैसे कहा मैंने तकनीकी सहयोग, अब देखिए टेक्नोलॉजी का सपोर्ट, किसी कंट्री ने टेक्नोलॉजी को क्या किया, उन्नत किया, बनाया, नई टेक्नोलॉजी बनाई, तो वो टेक्नोलॉजी किसी दूसरे देश को वो तभी क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा या उसके साथ कोऑपरेशन करेगा या उसको देगा। कब देगा, जब उस पर उसको क्या होगा, विश्वास होगा, और ये बात उसको निश्चित होगी कि मेरी सुरक्षा के लिए इसको एक टेक्नोलॉजी देना घातक नहीं है, बल्कि मैं अपनी सुरक्षा के लिए इसको अगर इस कंट्री को देता हूं तो इससे मेरी भी सिक्योरिटी कहीं ना कहीं क्या होगी, मेंटेन होगी। मेरी बात समझिएगा।
हमेशा याद रखिएगा, सामरिक संबंध के बने रहने की या सामरिक संबंध को बनने की दो मेन शर्त मानी जाती है। पहली शर्त, विश्वास पूर्ण रूप से होना चाहिए एक देश का दूसरे देश पर, यानी कि ट्रस्ट बिल्डिंग इतना होना चाहिए कि उसमें किसी भी तरीके से कहीं भी कोई भी दरकिनार या कोई भी लाइन खिंची हुई नहीं होनी चाहिए। अगर कोई देश कुछ कर भी रहा है तो भी उसको बताकर, स्पष्ट रूप से बताकर करे कि मैं ऐसा कर रहा हूं तो मेरे कारण क्या है, रीजन क्या है। मैं इसके एक उदाहरण से आपको बताता हूं। ट्रस्ट बिल्डिंग की जब हम बात कर रहे हैं, आज अमेरिका हमको अपनी टेक्नोलॉजी क्या करता है, देता है। इजराइल अपनी टेक्नोलॉजी हमको देता है। ये सब कंट्री अपनी टेक्नोलॉजी क्या हमको दे रहे हैं। रीजन ये है, देने का रीजन ये है क्योंकि इनको पता है कि भारत की सुरक्षा अमेरिका की सुरक्षा को सुनिश्चित करती है। आज अमेरिका को अगर थ्रेट है तो किससे है, चीन से। चीन लगातार अमेरिका को क्या कर रहा है, चुनौती दे रहा है। अगर भारत मजबूत होता है तो भारत की मजबूती कहीं ना कहीं अमेरिका की सुरक्षा को क्या करती है, मजबूत करती है, उसको सुरक्षित करती है, उसको शांत करती है, उसको सिक्योर करती है। तो भारत अमेरिका के बीच में जो स्ट्रेटेजिक रिलेशन है उसमें दो बातें, एक तो ट्रस्ट बहुत ज्यादा बन चुका है, यानी कि विश्वास है। अब हम देखें, रूस यूक्रेन विवाद में भी कुछ भी इश्यू हुआ तो भारत ने सब बातें अमेरिका को स्पष्ट रूप से बोल के की कि भाई हम इसलिए कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं। दबाव में नहीं आए, लेकिन हम उसको बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि गुपचुप तरीके से, छिपके तरीके से, या एक अंडर द टेबल कोई कार्य हो रहा है। जो हो रहा है ऊपर हो रहा है। रीजन, क्योंकि हम नहीं चाहते कि अमेरिका और हमारे बीच में क्या हो, कभी भी किसी तरह का ट्रस्ट डिफिसिट हो। ट्रस्ट बल्कि क्या हो, बिल्डिंग जो हुई है वो ट्रस्ट है, बना रहे। तो सामरिक संबंधों में सबसे बड़ी बात क्या है, ट्रस्ट रहना। आज चीन के साथ हमारे सामरिक संबंध नहीं है। क्यों? क्योंकि चीन से हमको सुरक्षा का सबसे बड़ा खतरा है। भाई मान लीजिएगा चीन कहे कि हम आपको सूचना देते हैं तो चीन हमको सही सूचना देगा, इसकी क्या गारंटी है। अमेरिका हमको सूचना देता है तो हमको सही सूचना देता है। जैसे मुंबई अटैक जो हुआ था तो मुंबई अटैक से पहले ही अमेरिका ने हमको सूचना दे दी थी कि आपके ऊपर कोई बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक होने वाला है, क्योंकि वो सूचना हमको देगा, सही देगा। आज चीन का अगर आपका पूरा गालवान रीजन में, लद्दाख रीजन में कोई मूवमेंट हो रहा है और अमेरिकी सैटेलाइट कुछ नए पिक्चर्स लेता है तो वो पिक्चर्स भारत को साझा करता है कि देखो भाई इससे आपको क्या होगा, ये नुकसान हो सकता है, ये बातें हो सकती है। तो मैंने क्या कहा, सूचनाओं का तकनीकी का ट्रांसफर होना। अब तकनीकी केवल ये नहीं कि तकनीकी केवल आपका क्या हो कि आपके शांतिपूर्ण तरीके से, हम तकनीक की बात करें, चाहे वो एटॉमिक वेपन की बात करें, हम आपका स्पेस की बात करें, आज तो एक साइबर की हम बात करें, ये कई तरीके की टेक्नोलॉजी है दोस्तों। और हर टेक्नोलॉजी को लेकर क्या है, शांतिपूर्ण तरीके के अलावा आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको डिफेंस में भी यूज कर सकते हैं। आप शांतिपूर्ण कार्य के अलावा आपको मिलिट्री यूज भी कर सकते हैं। हम साइबर हमलों को जैसे देखते हैं। अब अमेरिका अगर अपनी कोई टेक्निक हमको देता है, उससे हमारा क्या संघर्ष है, कॉन्फ्लिक्ट है, तो हो सकता है उस टेक्नोलॉजी का प्रयोग हम किसके खिलाफ कर दें, अमेरिका के खिलाफ कर दें। तो अमेरिका हमको क्यों देगा अपनी टेक्नोलॉजी। अब रही बात चीन की, चीन ने भी कई बार प्रयास किया कि भाई तुम दुनिया से सब जगह से वेपन लेते हो, हमसे भी ले लो, लेकिन आज तक चीन से हमने वेपन नहीं लिए हैं। यहां तक कि हम वेपन लेने के अलावा अगर हम कोई और भी टेक्नोलॉजी चीन से लेते हैं तो उस पर भी हम 10 बार विचार करते हैं, क्योंकि हम चीन को अपनी सुरक्षा के प्रति क्या मानते हैं, खतरा मानते हैं, थ्रेट मानते हैं। आप कहेंगे सर 71 का दौर आप भूल गए, जब 71 में क्या था कि अमेरिका हमको पाकिस्तान के सपोर्ट में मारने आ गया था। देखिए दोस्तों वो बात अलग थी, मैंने कल आपको एक बात कही थी, नथिंग इज परमानेंट इन आईआर। और मैं तो कहता हूं कि केवल आईआर ही नहीं है, आप अपने जीवन में भी देखिए क्या कोई चीज परमानेंट रही है। हम एक बात मान सकते हैं कि मानवीय संबंधों में थोड़ा सा भावनात्मक पहलू शामिल हो जाता है कि तेरी गलियों में ना रखें कदम हम आज के बाद, लेकिन ये बातें थोड़ा सा जब हम मैच्योरिटी का लेवल पा लेते हैं तो फिर हम कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है यार, ना कहूं दोस्ती ना कहूं बैर, हमको काम करना है। अगर कहीं पर हित साझे होंगे हम साथ में मिलकर काम भी कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, कितनी भी दुश्मनी हो, कितने भी बैर क्यों ना हो। और आपने देखा होगा अक्सर कि बहुत विरोधी पार्टियां, बहुत विरोधी लोग कई बार जब एकदम मैच्योरिटी का लेवल आ जाता है तो साथ बैठकर लंच डिनर करने लग जाते हैं। तो यही बात है आईआर में भी, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में भी। अमेरिका की हालात वो अलग थी, उसमें परिस्थितियां अलग थी, कोल्ड वॉर था, शीत युद्ध था, उसकी परिस्थितियां अलग थी।
भारत का झुकाव कुछ और था, वो भी हम चर्चा करेंगे, आप समझने लगेंगे इन बातों को। तो मैंने कहा सामरिक संबंध पाकिस्तान के साथ नहीं है, चीन के साथ नहीं है। तो दो चीजें ध्यान रखनी है शर सामरिक संबंधों में, विश्वास और दूसरा आपका क्या, सुरक्षा को लेकर दोनों का क्या हो, संकट एक जैसा हो और दोनों ही अपनी सुरक्षा के लिए कार्य करें, तो दोनों के बीच में क्या होगा, सामरिक संबंध होंगे। तकनीकी सपोर्ट, इंफॉर्मेशन का सपोर्ट। इसके अलावा जैसे मैंने कहा सैन्य संबंध, ये भी हम चर्चा करेंगे सैन्य संबंध क्या है। सैन्य संबंध ऑटोमेटिकली सामरिक संबंध में क्या होते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं। इन्हीं वजह से जब ट्रस्ट की बात हुई तो अमेरिका भारत को क्या बोलता है कि भारत एक क्या है, रेस्पॉन्सिबल कंट्री है, भारत एक जिम्मेदार राष्ट्र है, इसलिए आज हम भारत के साथ क्या करें, हर तरह के संबंधों को क्या करें, बना रहे हैं। आप देखिए इतने संबंध आज अमेरिका और भारत के बीच में है कि अमेरिका के अगर वर्ल्ड में कहीं भी आपके सैन्य बेस कैंप है, यानी कि मिलिट्री बेस कैंप है, तो वहां पर हम जाके क्या कर सकते हैं, उसको हम भी यूज कर सकते हैं। तो ये सब किसके लिए है, सामरिक सहभागिता। क्योंकि ये मानता है अमेरिका कि अगर उसको सुरक्षित रहना है तो उसको भारत के साथ मिलकर क्या होगा, काम करना पड़ेगा। यही बात भारत के लिए भी है। तो इसमें आपका क्या हुआ, इंफॉर्मेशन है, टेक्नोलॉजी सपोर्ट है, टेररिज्म को हम लोग बात काम करेंगे, मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर। भाई समुद्री सुरक्षा को लेकर हम बात करें तो आप जानते हैं कि आज वर्ल्ड में 21वीं सेंचुरी में कहा जाता है कि 21वीं सेंचुरी उसकी होगी, 21वीं सेंचुरी उसकी होगी जिसका इंडियन ओशन पर क्या होगा, प्रभाव होगा, इन्फ्लुएंस होगा। अब हिंद महासागर में आप जानते हैं, हिंद महासागर में कौन मजबूती स्थिति में, भारत मजबूती स्थिति में है। तो आप देखिए जहां पहले अमेरिका उसको पैसिफिक ओशन कहा जाता था, अब क्या कहता है, इंडो पैसिफिक ओशन बोलता है। खुद से बोलना शुरू किया, ऑस्ट्रेलिया बोलना शुरू किया, फिर सबने बोलना शुरू, लेकिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि आज से उसको बोलेंगे इंडो पैसिफिक ओशन बोलेंगे। वो एक अलग बात है कि दक्षिण चीन सागर के काउंटर में बोली गई, वो में हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी इस बात को समझिए। तो ये हुए दोस्तों आपके सामरिक संबंध। इसके बाद जब हम बात करते हैं सैन्य संबंधों की, यानी कि आपके मिलिट्री रिलेशंस की अगर हम बात करते हैं, तो जब मैं मिलिट्री रिलेशंस की बात करूंगा तो मिलिट्री रिलेशन में क्या होगा दोस्तों, एक्सरसाइज है, आपका ट्रेनिंग है, मिलिट्री इक्विपमेंट्स का सपोर्ट है, इसके अलावा प्रोडक्शन है। ये जब हम मिलकर करते हैं किसी देश के साथ तो उसको हम बोलते हैं सैन्य संबंध, यानी कि आपका मिलिट्री रिलेशन। जैसे अभी की बात है, कुछ दिन की पहले की बात है कि हिमालय में भारत और अमेरिका की फोर्सेस ने मिलकर क्या किया, अभ्यास किया। तो ये अभ्यास करने का मकसद क्या होता है, आप सोचते होंगे यार अभ्यास करने का मोटिव क्या है, मकसद क्या है। ये मैसेज था किसको, चीन को। और क्या मैसेज था कि अगर भारत और चीन के बीच में वॉर होता है तो अमेरिका भारत के सपोर्ट में चीन से लड़ने के लिए आएगा, और वहां भी लड़ने के लिए आएगा क्योंकि हो सकता है कि होता क्या दोस्तों, जरूरत नहीं थी कि अभ्यास करने के, तो बोल दिया पर्याप्त है, लेकिन इसमें दो बातें निकल कर एक तो डिप्लोमेसी और दूसरा अमेरिका की अगर फोर्सेस ने इस प्रकार के रीजन में, क्षेत्र में या इस प्रकार के वेदर में कभी क्या नहीं किया है, वॉर नहीं किया है, तो उसका एक क्या हो जाए, ट्रेनिंग हो जाए, ताकि अगर कभी मुसीबत हो तो मुसीबत के समय अमेरिका इस प्रकार के रीजन में भी, इस प्रकार के क्षेत्र में भी क्या कर सके, लड़ सके, अमेरिका की फोर्स से लड़ सके। तो ये तो अमेरिका के लिए बेनिफिट हुआ। और दूसरा, भारत और अमेरिका ने दोनों ने मिलकर चीन को मैसेज दे दिया कि अमेरिका तैयार है, अगर एक्सरसाइज के लिए आ रहा है तो बाद में किसके लिए आ सकता है, वॉर के लिए भी आ सकता है। तो इस साथ में एक्सरसाइज करना, आवश्यकता पड़ती है तो ट्रेनिंग भी दी जाती है। जैसे मान लीजिए किसी देश ने किसी देश से क्या किया, वेपन को खरीदा, जैसे हम राफेल की बात करें, हमने फ्रांस से खरीदा, तो ये थोड़ी था कि हमारे जो पायलट हैं उसको एकदम उड़ाना जानते होंगे, आपने सुना भी होगा। तो वो बकायदा फ्रांस के जो आपके पायलट हैं वो भारत आएंगे या हमारे वहां पर जाएंगे, ट्रेनिंग लेंगे, आपस में इस प्रकार का कोऑपरेशन भी चलता है, ट्रेनिंग भी देते हैं। ट्रेनिंग में वेपन को लेकर भी हो सकती है, कोई नई प्रकार की समस्या आई, किसी फोर्स ने उस समस्या से मिलकर क्या क्या फाइट किया, तो वहां भी एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं। साथ में मिलकर क्या करें, प्रोडक्ट को, यानी कि कोई ऐसा वेपन उसको साथ में मिलकर क्या बनाए। जैसा हम बात कर सकते हैं भारत और रूस की बात करें, भारत और रूस दोनों मिलकर क्या करते हैं दोस्तों, भारत और दोनों मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल बनाया। इसके अलावा और बहुत सारे हम बात करें वेपन, AK-47 की बात करें तो बहुत सारे इस प्रकार के वेपन हैं, मिसाइल हैं जो मिलकर बनाते हैं, वो साथ में प्रोडक्शन की बात हो जाती है। प्रोडक्ट का खरीदना बेचना भी सैन्य संबंधों में आता है कि अगर हम किसी देश से वेपन को खरीदते हैं तो वो खरीदना भी क्या आ जाता है, आपका इसमें आ जाता है। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात समझिएगा दोस्तों, जो आपके मिलिट्री रिलेशन होते हैं, इनके जो सैन्य संबंध होते हैं,
वो सैन्य संबंध जो होते हैं लॉन्ग टर्म के रिलेशंस होते हैं, यानी कि लंबे दीर्घावधि के रिलेशन होते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम किसी देश से वेपन खरीदेंगे तो उसकी ट्रेनिंग भी होगी, उसका रख रखाव भी होगा, उसका मेंटेनेंस भी होगा, ये सब बातें उसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं, इंक्लूड होती हैं। जैसे हमने राफेल लिया, मैं जस्ट एग्जांपल आपको दे रहा हूं, तो 25-30 साल की डील हो गई कि 25 से 30 साल तक राफेल की एवरी ईयर जो सर्विस करनी है वो फ्रांस की ही कंपनी के लोग आएंगे, इंजीनियर्स आएंगे, उसको क्या करके जाएंगे, सर्विस करके जाएंगे। तो यानी कि 30 साल के लिए हमने फ्रांस को क्या कर लिया, लॉक कर लिया। ये बात समझने का। इसी प्रकार का जो नेचर होता है बच्चों, वो टेक्निक के लिए भी होता है, टेक्नोलॉजी के लिए भी होता है। मैं इसको एक एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे मान लीजिए इकोनॉमिकल रिलेशंस की अगर हम बात करते हैं तो वो अस्थायी प्रकृति के होते हैं, मतलब इसको बोलते हैं छिचेला सा संबंध कोई जरूरत नहीं कि लंबा चले। भाई जैसे मान लीजिए आप बाजार में गए और आपको सब्जी परचेज करना है, सब्जी खरीदना है, आपने दुकान पे गए, आपने सब्जी खरीदा, आपको मान लो उस व्यक्ति का व्यवहार अच्छा नहीं लगा, तो आप क्या करेंगे, भाई आज से हम तुम्हारी सब्जी नहीं खरीदेंगे, किसी और से खरीदेंगे। ऐसी बात आप राशन के लिए लगा सकते हैं, ऐसी बात आप कपड़ों के लिए लगा सकते हैं, लेकिन ऐसी बात आप किसी टेक्नोलॉजी के लिए नहीं लगा सकते। मान लीजिए आपने किसी दुकान से लैपटॉप परचेज किया, तो लैपटॉप के साथ आपने 3 साल का, आप देखते होंगे आजकल लैपटॉप के साथ 3 साल की आपको क्या मिल जाएगी, वारंटी मिल जाए। कुछ भी गड़बड़ हो जाए, कुछ भी दिक्कत आ जाए, तो हम आपके घर पर आकर क्या करेंगे, ठीक करेंगे। तो आपने उस कंपनी के साथ क्या किया, 3 साल का क्या कर लिया, एक संबंध बना लिया। 3 साल तक तो आप उसकी सर्विस लेंगे या नहीं लेंगे, तो टेक्नोलॉजी का सपोर्ट हो गया। तो कहा जाता है जब हम किसी देश के साथ तकनीकी संबंध करें या आपका हम लोग सैन्य संबंध करें, मान लीजिए आप, मैं छोटा एग्जाम्पल और दे देता हूं। आपने अगर कोई लाइसेंस रिवॉल्वर लिया, तो रिवॉल्वर लेने के बाद उसका सर्विस करना है, कोई इश्यू आए, कोई बात आए, तो जिस दुकान से आपने परचेज किया उससे आपके एक लॉन्ग टर्म रिलेशन बनते हैं। क्यों? क्योंकि भाई कभी कोई भी इश्यू आएगा, कोई दिक्कत आएगी, तुम जाकर उसको वहां पे सर्विस करवा सकते हैं, ठीक करवा सकते हो। ज्यादातर आप देखेंगे जिस प्रकार की प्रोडक्ट्स होते हैं, चाहे वो टेक्निकल प्रोडक्ट्स हों या आपका इस प्रकार के जो भी कुछ प्रोडक्ट्स होंगे, तो उन पर कंपनी पहले ही आपको क्या करती है, इस प्रकार की कंडीशन लगाकर या इस प्रकार की आपको सुविधा देती है कि जिससे 5 साल तक उस कंपनी के साथ, उस शॉप के साथ आपका क्या हो जाए, लिंक हो जाए। तो आर्थिक संबंध तो अस्थायी हैं, लेकिन सैन्य संबंध, सामरिक संबंध, ये थोड़ा सा इनका जो नेचर होता है वो परमानेंट सा होता है, एक लॉन्ग टर्म वाला होता है, लंबे समय तक होता है। भारत और रूस के संबंध का एक मुख्य आधार यह भी है क्योंकि हम बड़ी मात्रा में रूस से क्या करते हैं, वेपन को परचेज करते हैं। अब उन वेपन का अगर कोई भी पार्ट्स खराब होता है तो कहां से आएगा, रशिया से आएगा। मान लीजिए गन है और गन, मान लीजिए उसका कोई पार्ट खराब हो जाए, तो वो पार्ट आएगा रशिया से ही ना। तो जाहिर सी बात है कि हम रशिया संबंध खराब कर लेते हैं तो मेरी जो 1 लाख की राइफल है वो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, मात्र 5,000 रुपए का एक पार्ट लगने की वजह से। तो मुझे रशिया के साथ क्या करने पड़ेंगे, संबंधों को निर्माण करना पड़ेगा। तो माना ही जाता है कि आर्थिक संबंध बदल सकते हैं, लेकिन सामरिक संबंध, और सामरिक संबंध में आपके सैन्य संबंध ऑलरेडी इन्वॉल्व हो जाते हैं। गेट माई पॉइंट? ये बात समझ में आ रही होगी मेरी बात है आपको? बच्चों 1 मिनट, आप बता रहे हो वीडियो रुक गया, मैं वो देख रहा हूँ कैसे रुक गया।
सॉरी सॉरी। अब ओके, अब स्टार्ट हो गया ना। अब ओके, अब स्टार्ट हो गया ना। जी जी, सॉरी बच्चों, थोड़ा सा क्या ना कि टेक्निकल चीजें थोड़ा सा एक दो दिन में ठीक हो जाएंगी, सब रिदम में आ जाएंगी। चलिए, तो मैं बात करूँ बेटा सैन्य संबंधों की, तो मैंने आपसे बात की मिलिट्री रिलेशंस की। आई थिंक आप समझ में आया होगा आपको। तो सिंपल सी बात याद रखिएगा, अगर आपसे मैं पूछूं कि भारत और अमेरिका के संबंध फ्यूचर में कैसे होने वाले हैं, तो आप ये भी कह सकते हैं कि जिस प्रकार से भारत और अमेरिका के मिलिट्री रिलेशन, हम स्ट्रेटेजिक रिलेशन की बात करें, बन रहे हैं, तो डेफिनेटली ये लॉन्ग टर्म को बनने वाले हैं। रीजन, क्योंकि जो मिलिट्री रिलेशन और स्ट्रेटेजिक रिलेशन की जो नेचर होती है, वो नेचर कैसी होती है, लॉन्ग टर्म वाली होती है, यानी कि एक लंबी चलने वाली होती है। ठीक है, हम और देशों के बारे में अगर आपसे कोई पूछेगा तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, अगर किसी साथ केवल इकोनॉमिकल रिलेशन हमारे हैं तो संबंध कभी भी खराब हो सकते हैं, कभी भी अच्छे हो सकते हैं, तो वो चलता रहेगा, क्योंकि हम अपने पार्टनर तो बदल सकते हैं लेकिन हम अपने मित्र नहीं बदल सकते। ये भी मैं बात करूंगा कि मैं जो बात कर रहा हूं पार्टनर मित्र की, एक वर्ड में आपको बता दूं, एक शब्द और स्ट्रेटेजिक के साथ एक शब्द और आता है टैक्टिकल, यानी कि आपका रणनीति। तो देखिए, रणनीति वैसे तो एक अलग विषय होता है, रणनीति का जो यानी कि टैक्टिक्स का अगर हम बात करते हैं तो होता है दाव पेच, मान लीजिए युद्ध जिस समय हो रहा हो। लेकिन सिंपल सही आईआर की शब्दावली में अगर हम बात करते हैं, टर्मिनोलॉजी में बात करते हैं, तो कई बार यूपीएससी हो या किसी स्टेट पीसी में मैंने देखा है
कि वहां पर इंग्लिश में तो लिखा होगा कि दोनों देशों के बीच में जो स्ट्रेटेजिक रिलेशन है उस पर डिस्कशन कीजिए, तो हिंदी में लिखा होगा कि रणनीतिक संबंधों पर परिचर्चा कीजिए, यानी कि दोनों के बीच में रणनीतिक। तो रणनीति अगर कहीं पे वर्ड आता है, स्ट्रेटेजिक वर्ड आता है। वैसे तो मैंने कहा कि सही वर्ड रणनीति का इंग्लिश में टैक्टिकल है, लेकिन उसके जगह वर्ड यूज आपका स्ट्रेटेजिक करेंगे, स्ट्रेटेजिक रिलेशन को ही आप लोग लेके चलेंगे। चलिए, इसके बाद हम दोस्तों बात करें पॉलिटिकल रिलेशंस की। एक महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है, मैं ये प्रश्न ये भी बात आपको थोड़ा सा जिक्र कर दूं, अगर दो देशों के बीच में स्ट्रेटेजिक रिलेशन नहीं है या दो देशों के बीच में स्ट्रेटेजिक रिलेशन में या सैन्य संबंधों में टकराव होता है, तो डेफिनेटली क्या होता है, इसका प्रभाव जो है अन्य और संबंधों पर भी पड़ता है, यानी कि जो हमारे अदर रिलेशंस होते हैं उनके ऊपर भी इसका क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। जैसे हम बात करें भारत और चीन के बीच में तनाव हुआ गलवान वैली को लेकर, तो जो इकोनॉमिकल रिलेशंस हैं उन पर क्या हुआ, इंपैक्ट पड़ा या नहीं पड़ा, पड़ा। हमने उसके बहुत सारे ऐप को क्या किया, बंद कर दिया, बहुत सारे ऐप को हमने क्या कर दिया, रोक दिया, बहुत सारे ऐप को हमने क्या किया, रोकने का प्रयास किया कि बंद कर दिया कि नहीं हम इनको नहीं चलाएंगे, क्योंकि ये जो ऐप है ये कहीं ना कहीं क्या करते हैं, भारत के साथ में बेटर सिचुएशन नहीं बना रहे हैं। भारत के साथ में अगर तुम संबंध खराब करोगे तो हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे, इकोनॉमिकल रिलेशन भी कहीं ना कहीं हमारे डिस्टर्ब होंगे। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कि जरूरी नहीं है कि किसी देश के साथ में आर्थिक संबंध हो, क्योंकि आजकल एक बात चलती है, लोग बोलते हैं कि यार उसके साथ तो हमारे बड़े अच्छे आर्थिक संबंध है, तो उनके साथ क्या होगा, उनका तो बहुत बड़ा बाजार हमारे यहाँ पर है, एक बहुत बड़ी मार्केट हमारे यहाँ पर है, वो हमसे क्यों संबंध खराब करेगा। दोस्तों ऐसा नहीं है। आप देखें कि भारत और चीन के बीच में जो, मतलब मैं देखता हूं कि जब हम इकोनॉमी पढ़ते हैं तो इकोनॉमी पढ़ने के बाद हम थोड़ा बोलने लगते हैं इस प्रकार की बातें कि यार चीन और भारत के बीच में तो आर्थिक संबंध बड़े अच्छे हैं, चीन इतनी बड़ा मार्केट क्यों खराब कर लेगा, इस प्रकार के तर्क दिए जाते हैं। लेकिन इस प्रकार के तर्क को मैं डिनाई इसलिए करता हूं, मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि आप देखें भारत और चीन के बीच में अगर आप ट्रेड को देखते हैं, व्यापार को देखते हैं, तो आपको कितना व्यापार देखने को मिलता है, क्या व्यापार देखने को, करीब $100 बिलियन का व्यापार देखने को मिलता है। जबकि पाकिस्तान के साथ आप क्या देखते हैं, केवल 10 बिलियन का व्यापार आपको देखने को मिलता है, आपको 10 बिलियन का व्यापार देखने को मिलता है। बच्चों मैं एक बात ये कहूंगा कि देखिए, अगर मान लो वीडियो में कोई इश्यू आ रहा है बेटा, वो टीम लगी है ठीक कर लेंगे। ऑडियो आपको आ रहा होगा तो ऑडियो आप सुनते रहिए, ऑडियो बेटा आ रहा होगा ना, तो ऑडियो से ही सुनते रहिए, थोड़ा सा वो अपना टीम करती रहेगी, हैं हमें अपना काम करते रहना है, टीम अपना काम करती रहेगी, ठीक है ना। तो आप फोकस करो अपनी क्लास के ऊपर। हाँ, ऑडियो ही ना आए तो फिर तो दिक्कत है, कि कोई सुन ही नहीं रहा है तो फिर बात अलग है ना। तो फोकस ऑन द लेक्चर, ठीक है ना। उनको वो अपना काम बेटा, जो जिसका काम है, मेरा काम है पढ़ाना, आपका काम है पढ़ना, टीम का काम है अपना ठीक करना, ठीक है। तो बस आप फोकस इस पर कीजिए। तो मैं बच्चों क्या बताया था आपको, हाँ मैंने बताया आपको कि इकोनॉमिकल रिलेशंस, तो हम देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में केवल $10 बिलियन का ही व्यापार है। आप देखिए अमेरिका और चीन के बीच में अगर बात करें तो करीब $200 बिलियन का क्या दोनों व्यापार है। लेकिन आप देखेंगे भारत और चीन 100 बिलियन का व्यापार होने के बाद भी तब भी एक दूसरे के सामने बॉर्डर पे खड़े हुए हैं, तानातानी है पूरे, एकदम एकदम से कुछ भी हमारे हित की बात हो चीन उसमें टांग अड़ाता रहता है। हमको एनएसजी का मेंबर बनना था, चीन ने एकदम से टांग अड़ा दी। कैसे बनेगा भारत? सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर बनने की बात बनती है कि परमानेंट मेंबर बनेगा भारत, सब देश समर्थन, चीन कहता नहीं ऐसा नहीं होगा। हम बहुत सारे ग्रुप में जैसे एससीओ में पार्ट बनने वाले थे, लेकिन चीन जबरदस्ती पाकिस्तान को भी लेकर आया, जबकि पाकिस्तान के साथ चीन का व्यापार केवल 10 बिलियन ही है। तो उस संदर्भ में देखें तो चीन के लिए महत्वपूर्ण कौन है? भारत है, अमेरिका है। लेकिन स्ट्रेटेजिक रिलेशन, तो दोस्तों अंतरराष्ट्रीय संबंधों में आर्थिक संबंध मायने करते हैं, लेकिन उससे ज्यादा मायने करते हैं सामरिक संबंध, स्ट्रेटेजिक रिलेशन। इसलिए मैंने कहा कि जो स्ट्रेटेजिक रिलेशन होते हैं, सामरिक संबंध होते हैं, उसमें ऑटोमेटिकली समाहित हो जाती हैं। और जिन देशों के साथ हमारे सामरिक संबंध होते हैं, यानी कि हमारे स्ट्रेटेजिक रिलेशन होते हैं, उन देशों के साथ ही दोस्तों कहते हैं वो हमारे अलाई कंट्री हैं, यानी कि मित्र राष्ट्र हैं, हमारे मित्र देश हैं। क्लियर? अब दोस्तों मैं इसके बाद मान रहे थे कि इसका आपका राजनीतिक संबंध, पॉलिटिकल रिलेशन। अब ध्यान दीजिए दोस्तों,
मैंने एक शब्द यूज किया नेचुरल अलाई। एक तो मैंने बोला अलाई कंट्री जिसका सामरिक संबंध है, मोटा मोटा सामरिक संबंध है, तो वो आपका क्या है, सामरिक संबंध है। तो यानी कि सभी संबंध, चाहे आर्थिक संबंध हो, राजनीतिक संबंध हो, आपका सांस्कृतिक संबंध हो, सामाजिक संबंध हो, आपका सामरिक संबंध हो, सैन्य संबंध हो, सब समाहित हो जाते हैं, तो वो जाता है आपका मित्र राष्ट्र। अगर कोई आपका पार्टनर है तो उसके लिए बहुत सीमित सा संबंध होगा, मेनली आपका आर्थिक संबंधों में, यानी कि इकोनॉमिकल रिलेशन से उसको आप पार्टनर बोल देते हैं कि वो हमारा पार्टनर है, सहयोगी है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो हमारा मित्र हो। लेकिन जैसे हम बोलते हैं कि नेचुरल अलाई है, तो नेचुरल अलाई में सारे संबंधों के साथ जब आपकी शासन प्रणाली भी मर्ज हो जाती है या मैच कर जाती है, जैसी हो जाती है, तो उसको बोल जाता है नेचुरल अलाई। जैसे हम बात करें नेचुरल अलाई के संदर्भ में हम बात करें तो हम किसको बोल सकते हैं, अमेरिका को बोल सकते हैं। अमेरिका क्यों नेचुरल अलाई, क्यों नेचुरल अलाई के साथ क्या है, स्ट्रेटेजिक रिलेशंस भी हैं और साथ में उसके यहां भी डेमोक्रेसी है, हमारे यहां भी डेमोक्रेसी। तभी तो अमेरिका एकदम होके बोलता है कि ये जो दोस्ती है ये दुनिया के पुराने तथा सबसे बड़े लोकतंत्र की दोस्ती है। ये जो दोस्ती है किसके, दुनिया के सबसे पुराने तथा सबसे बड़े लोकतंत्र की दोस्ती है, डेमोक्रेसी की दोस्ती है। आप देखिए भूटान हमारा नेचुरल अलाई तब बेटर था जब भूटान के अंदर डेमोक्रेसी आ गई, लेकिन अगर भूटान में पहले की तरह मोनार्की होती तो हम भूटान को केवल अपना अलाई कंट्री बोल सकते थे, लेकिन नेचुरल अलाई नहीं बोल सकते थे, क्योंकि शासन प्रणाली मैच नहीं करती थी। अब ब्रिटेन है, ये सब कंट्री क्या है, हमारे नेचुरल अलाई, क्योंकि वहां पर क्या है आपका शासन प्रणाली, यानी कि जो गवर्नमेंट सिस्टम है, यानी कि आपका पॉलिटिकल सिस्टम है, वो सेम है। जब हम पॉलिटिकल रिलेशंस की बात करते हैं तो पॉलिटिकल रिलेशंस का मतलब ये होता है कि जब कोई देश दूसरे देश के राजनीतिक मुद्दों को समर्थन करने लगे, राजनीतिक इश्यूज पे क्या कर समर्थन करने लगे। और जब हम राजनीतिक मुद्दों की बात करते हैं, जैसे मैंने कहा सोवरेंटी एक राजनीतिक शब्द है, जो हमने कल चर्चा की थी, सोवरेंटी। अब जैसे हम बोलते हैं कि कश्मीर जो है भारत का इंटरनल पार्ट है, कश्मीर जो है वो भारत का सोवरेन एरिया है। जब चीन वहां से सीपैक लेके जाता है पीओके से, तत्काल हम क्या बोलते हैं कि ये भारत की संप्रभुता पर क्या किया गया है, ये आक्रमण है किसकी, भारत की सोवरेंटी के ऊपर। और भारत का जो नजरिया है, उस नजरिए को अगर अमेरिका सपोर्ट करता है तो हम कहेंगे कि भारत और अमेरिका के बीच में क्या है, आपके राजनीतिक संबंध है, पॉलिटिकल रिलेशंस हैं। अगर ब्रिटेन से समर्थन करता है तो हम कहेंगे भारत और ब्रिटेन के बीच में राजनीतिक संबंध है। ऐसे एनएसजी हो, ऐसे आपका सिक्योरिटी काउंसिल हो, जब अमेरिका ने कहा कि हम G7 से G11 बनाएंगे तो उसमें ऑटोमेटिकली भारत की बात थी, भारत उसमें क्या होगा, इन्वॉल्व होगा। आज भारत G20 की क्या करेगा, अध्यक्षता करेगा। तो ये सब जब हम देखते हैं कि जब सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की परमानेंट सीट की, यानी कि वीटो पावर की बात होती है, अमेरिका कहते हैं कि भारत के इस दावे को, इस क्लेम को हम क्या करते हैं, समर्थन देते हैं, तो दैट्स मीन भारत और अमेरिका के बीच में राजनीतिक संबंध हैं, पॉलिटिकल रिलेशंस हैं। और इसी बात को लेकर तो आज अमेरिका तमतमाया हुआ है कि हम हर तरीके से भारत का सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन यूक्रेन वाले मुद्दे में भारत और अमेरिका के सुर मिल नहीं रहे हैं। ये हम चर्चा करेंगे जब भारत और अमेरिका के संबंधों में बात करूंगा, तो भारत किस प्रकार से रूस को और अमेरिका दोनों को साथ के चलने का प्रयास कर रहा है। इसको भी हम कहेंगे कि भारत एक प्रोग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी को लेकर चल रहा है, यानी कि मल्टी एंगेजमेंट के साथ साथ प्राइमेटिव हमारी पॉलिसी हो चुकी है कि हम दोनों को लेकर चल रहे हैं। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ी चुनौती है, जिसको आज भारत बहुत मजबूती के साथ में मुश्किल हो रही है। यूक्रेन मामले ने बहुत मुश्किलात का सामना भारत को करना पड़ा, पूरी दुनिया ने घेर के रख दिया, पूरा आलोचना हुई बहुत ज्यादा, हर मोर्चे पर देखेंगे, चाहे वो पीएम मोदी हो, जयशंकर जी हो, सबने जो वेस्ट मीडिया था उसने भी खूब छाया। ये हम चर्चा करेंगे जब अमेरिका और रूस रिलेशन की बात करेंगे, तो आपको बहुत अच्छे समझ में ये बातें आएंगी। तो राजनीतिक संबंधों को इसमें रखेंगे दोस्तों। इकोनॉमिकल रिलेशंस, जैसे मैंने कहा, इकोनॉमिकल रिलेशंस में जब दो देशों के बीच में आपका ट्रेड हो, और ट्रेड केवल क्या वस्तुओं का ही ना हो, उसके बीच में ऑयल का भी हो, है ना, और भी सब चीजों का ट्रेड होता है। इसमें बहुत सारे स्टेप्स आ जाते हैं, आपका इन्वेस्टमेंट भी इसके अंदर आ जाता है, सर्विस का भी इसमें अंदर आ जाता है कि सर्विस एक दूसरे के देश में आने जाना लोग शुरू करें, इन्वेस्टमेंट करें, ट्रेड करें, ये सब चीजें होती हैं।
इसमें जैसे आपका क्या फ्री ट्रेड आ जाता है, फिर कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड आ जाता है कि हम क्या करेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप इकोनॉमिकल एग्रीमेंट कर लेंगे आपस में, है ना। आपने सुना भी होगा कि कई बार देशों के बीच में क्या होता है कि कॉम्प्रिहेंसिव डील हो जाती है कि हम दोनों बीच क्या करेंगे, मिलकर क्या करेंगे, काम करेंगे, समग्र आर्थिक सहयोग समझौता। उस प्रकार के जो समझौते होते हैं वो समझौते भी आर्थिक संबंधों में आ जाते हैं। लेकिन कुल मिला के मैंने क्या बोला, सामरिक संबंध ही भारत हो या कोई भी विश्व में कुछ भी हो, उन देशों के साथ सामरिक संबंध ही सबसे महत्वपूर्ण होते हैं और इसी को सबसे बड़े रूप में या सबसे बड़ी प्रमुखता के रूप में लिया जाता है, किसको, सामरिक संबंधों को। इसके अलावा दोस्तों आपका क्या होता है, आपका सांस्कृतिक संबंध, सामाजिक संबंध। अगर हम कल्चरल रिलेशंस की बात करते हैं तो जब हम कल्चरल रिलेशंस की बात करते हैं तो देखिए बात समझिएगा दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। कल्चरल रिलेशंस भी, कल्चरल रिलेशंस भी बड़े मायने करते हैं। हालांकि मैंने कहा आर्थिक संबंध भी मायने करते हैं, कई बार आर्थिक संबंधों के लिए भी देशों के साथ अच्छे संबंधों का निर्वाह किया जाता है कि हमारी अर्थव्यवस्था खराब ना हो, उससे हमको बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर हमें कहीं और से भी मिलेगा, हमें ईरान से तेल ना मिलकर हमको सऊदी से मिल जाएगा, सऊदी से ना मिलकर हमको अमेरिका से मिल जाएगा, अमेरिका से नहीं मिलकर हमको रशिया से मिल जाएगा, उज्बेकिस्तान से मिल जाएगा, तो हम ले लेंगे, क्योंकि हमको ऊपर टेक्निकल नहीं तेल लेकर आए, हमने खर्च कर लिया। हमको अगर अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व भी बनाने हैं तो हमने बना लिया, लाए बना लिया, उसमें कोई टेक्निकल बातें है ही नहीं। लेकिन टेक्नोलॉजी में ऐसा नहीं होगा, ऐसा वेपन में ऐसा नहीं होगा। तो मैं बता रहा था बेटा आपको क्या, कल्चरल रिलेशन। देखिए दोस्तों, एक बात समझने वाली बात है, सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, राष्ट्र रहता है, लोग रहते हैं। भाई देश किससे बनता है, लोगों से बनता है। और अगर लोगों के आपस में, जिसको हम बोलते हैं पीपल टू पीपल रिलेशन, तो उनको हम कल्चर रिलेशंस में रखते हैं। लोगों के साथ संबंध को, उनको हम कल्चर रिलेशंस में रखते हैं। और जब हम कल्चर रिलेशंस की बात करते हैं, जब दो देशों के बीच में हमको कल्चर रिलेशंस देखने को मिलते हैं, तो उसको कहा जाता है सिविलाइजेशन रिलेशन, सभ्यता के संबंध। जैसे भारत और नेपाल के बीच में जो संबंध है वो आपके कैसे संबंध है, वो संबंध है आपके सांस्कृतिक संबंध। वो ठीक है कि वहां पर हमने देखा कि जो पीएम ओली थे वो एक किस प्रकार के राजनीतिक बयानबाजी दे रहे थे अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स के कारण, और दूसरा आपका चीन को प्रभावित करने के कारण वो एक बफर स्टेट के साथ भी है। तो जो बफर स्टेट होता है उसकी एक अलग कंडीशन में मैं चर्चा करूंगा, बफर स्टेट क्या सोचता है, क्या करता है, क्यों ऐसा करता है व्यवहार। लेकिन चाहकर भी नेपाल हमसे दूर नहीं जा सकता, हम नेपाल से दूर नहीं जा सकते, क्यों, रोटी बेटी का रिश्ता है, कल्चरल रिलेशंस है, सांस्कृतिक संबंध है। हमको अगर कैलाश मानसरोवर की यात्रा करनी है तो नेपाल जाना होगा, नेपाल को भी अगर अपने धाम पूरे करने हैं तो उनको भारत विजिट करने आना होगा, भारत घूमने आना होगा। तो सांस्कृतिक संबंध है, कल्चरल रिलेशंस है। कई बार यह भी देखा जाता है कि कई बार लोग तो मतलब पीपल से कनेक्ट होना चाहते हैं सांस्कृतिक कल्चरल रिलेशंस होने के कारण, लेकिन कई बार गवर्नमेंट रिलेशंस ऐसे होते हैं, सरकारी संबंध ऐसे होते हैं कि उनको मिलने नहीं देते, और कई बार इसका उल्टा देखते हैं। और कई बार क्या देखते हैं हम, इसका बेटा उल्टा देखते हैं, इसका जस्ट विपरीत देखते हैं। जब हम बात करते हैं किसके, भारत और पाकिस्तान के संबंधों की बात करते हैं, भारत और पाकिस्तान के संबंधों में क्या देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान के लोगों की कल्चर की हम बात करते हैं। तो मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूं, सभी बच्चों को बोलता भी हूं कि कभी आप विजिट करने चले जाएं लाहौर और कभी आप जाएं अमृतसर, तो आपको एक जैसा ही लगेगा। और आपने कई बार देखा भी होगा, एक सॉन्ग भी चलता है, तो हमारे भारत का कोई सिंगर है, मैं नाम तो उसका नाम नहीं याद आ रहा है, वो कहता है ना, एक सॉन्ग चलता है लग दी लाहौर दिया, तो वो इंडिया में रहकर लाहौर दिया का गाना गा रहा है। क्यों गा रहा है, क्योंकि अमृतसर में रहने वाले बंदे भी लाहौर जैसे दिख रहे हैं, वही खान पीन, वही रहन सहन, वही पंजाबी लैंग्वेज, वही सब बोलचाल, वही खान पीन का तरीका, तो इन कल्चर रिलेशंस है। लेकिन सरकार के संबंध ऐसे खराब हुए कि पाकिस्तान भारत हो ही नहीं पा रहे हैं। जबकि आप देखें जो बांग्लादेश की जनता है वो उतना अच्छा इंडिया को लाइक नहीं करती है, लेकिन सरकार लाइक करती है, गवर्नमेंट लाइक करती है। और गवर्नमेंट क्या करती है, कोई भी अगर सरकारी या कल्चरल एक्टिविटीज होती है बांग्लादेश की तो भारत को इनवाइट करती है, ताकि सरकार